बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसआरएस डॉक्यूमेंट। एसआरएस डॉक्यूमेंट के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एसआरएस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, पिछले भी लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो विदाउट एसआरएस नहीं बनता। अगर विदाउट एसआरएस आप बनाएंगे तो 99% चांस है कि आपका प्रोजेक्ट, आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा कहीं ना कहीं पे जाके। ओके, एसआरएस से पहले जब हमारे पास कस्टमर ने हमें कहा कि मैं ये चीज़ बनवाना चाह रहा हूँ यार, ठीक है, तो हमारी टीम ने क्या किया होगा, हमारी टीम ने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की होगी इस पे। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट्स अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी, जिसमें हमारी टीम ने क्या किया होगा, यूज़र की करंट नीड को फाइंड आउट किया होगा, प्लस अपना बजट देखा होगा कि ये जो यूज़र की नीड है ये हम अपने बजट में बना सकते हैं कि नहीं, हमारे पास इतना बजट है कि नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बजट है कि नहीं, कि हमें भी कोई इससे प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अगर कोई हमें प्रॉफिट मिल रहा है इससे, हमारे पास इतना बजट है, उसके बाद ही हम डिसीजन लेते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है कि नहीं बनाना। तो फिजिबिलिटी स्टडी जब होती है तो उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है जिसमें ये डिसीजन किया जाता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करूँगा कि नहीं करूँगा। ठीक है, जब उन्होंने ये डिसीजन कर लिया उसके बाद वो फिर क्या हुए, एसआरएस पे आए। अब एसआरएस क्या होता है, इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। ओके, इसमें दोनों पार्टीज ने साइन किए हैं और अब ये दोनों के दरमियान एज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट वर्क करेगा एसआरएस डॉक्यूमेंट। अब एसआरएस डॉक्यूमेंट में हमारी टीम ने क्या करना है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना है। अच्छा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग को रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन भी कहा जाता है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन या रिक्वायरमेंट गैदरिंग दोनों में कोई डिफरेंस है। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। एसआरएस डॉक्यूमेंट के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं दैट इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम एसआरएस डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि वो किस तरह से होता है। और फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से पहले भी आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों ने डिफाइन करने होते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, ये आपके पास एक एसआरएस डॉक्यूमेंट है फॉर बुक ई कॉमर्स सिस्टम। तो जब भी आप एसआरएस डिफाइन करते हैं सबसे पहले आप कैटेगरी बता देते हैं कि ये एसआरएस किस कैटेगरी का है। जैसे कि बुक ई कॉमर्स सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, तो अब हमें कुछ आइडिया बन रहा है कि ये एसआरएस किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए एसआरएस जो है अकॉर्डिंग टू IEEE फॉर्मेट बनता है। ओके, तो आप जब भी एसआरएस बनाएं हमेशा IEEE फॉर्मेट आपने फॉलो करना होता है। फिर आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाता है अपने सिस्टम का। इसमें आप दो कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम और एक प्रोपोज सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप ये बताते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं ये ऑलरेडी किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, लाइक मैनुअल सिस्टम है तो आप मैनुअल सिस्टम को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। देन आप क्या करते हैं कि प्रोपोज सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि यही काम प्रोपोज सिस्टम किस तरह से करेगा। और आप हमेशा जो प्रोपोज सिस्टम बताते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन करते हैं ताकि देखने वाले को पता चले कि अच्छा ये जो पहले काम हो रहा था ये थोड़ा मुश्किल था और अभी जो सिस्टम प्रपोज हो रहा है ये तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है। तभी जाके कोई उस सिस्टम को हाथ रखेगा, उस सिस्टम को समझेगा, उस सिस्टम को वैल्यू देगा। अगर आपको सिस्टम फैसिलिटेट ही नहीं कर रहा, आपका इंडिविजुअल सिस्टम और प्रपोज सिस्टम की वर्डिंग मैच कर रही है, कोई इतना खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, तो आपके सिस्टम को कोई वैल्यू क्यों देगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है, इसमें आप ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर वर्डिंग में बहुत अच्छे अंदाज में डिफाइन करते हैं ताकि आपका प्रपोज सिस्टम जो है वो बहुत गुड लुकिंग दे रहा हो। और ये बहुत ज़्यादा स्टोरीज नहीं यहाँ पे लिखी जाती, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा पैराग्राफ है। देन आप अपने सिस्टम का पर्पस कि वो कौन सी बेसिक नीड है
जो आपकी मैनुअल सिस्टम से पूरी नहीं हो रही, या फिर अगर ऑटोमेटिक सिस्टम भी आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो वो उससे कंप्लीट नहीं हो रही और मैं इस सिस्टम पे मूव कर रहा हूँ, वो पर्पज़ आपने बताना है, यहाँ पे आपने वो मेंशन करना होता है। और यहाँ पे आप देखें ये टेम्पलेट्स बेस्ड ऑन IEEE, ओके, तो ये IEEE का फॉर्मेट है। फिर आपके पास स्कोप आ जाता है। तो स्कोप क्या होता है, ये लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, जनरल कंसेप्ट स्कोप का ये है। स्कोप में आप बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर कर रहा है और इसकी रेंज क्या है, और आपकी कौन सी नीड्स हैं जिनमें ये आपको हेल्प आउट करेगा। जैसे कि एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, तो बैंकिंग एप्लीकेशन जो है वो उसका एक स्कोप क्या हो गया कि वो बैंकिंग के लोगों को फैसिलिटेट करेगी। अब हम कहें कि बैंकिंग एप्लीकेशन को हम उठा के यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने एडमिन एरिया में आके इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये हमें फैसिलिटेट नहीं करेगी, ठीक है, इसका स्कोप नहीं है। इधर हम इधर इसकी लिमिटेशंस हैं, इधर इसकी बाउंड्रीज ख़त्म हो रही हैं, यहाँ पे आके ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसकी नेचर ही और तरह से है ना, वो और तरह के लोगों के लिए बनी है। ओके, तो स्कोप क्या हो गया, क्या ये कौन से एरिया को कवर करेगी और इसकी रेंज क्या है। ओके, जैसे आप कोई सिस्टम बना रहे हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, तो वो ब्लाइंड लोगों को फैसिलिटेट करेगा। एक आम नॉर्मल जो यूजर है उसको उसकी क्या ज़रूरत है, तो वो क्या है, उसकी एक लिमिटेशन है, उसका एक स्कोप हो गया, उसका एक एरिया कवर हो रहा है, एक रेंज कवर हो रही है। ओके, देन आपके पास आते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये बताते हैं व्हाट सिस्टम शुड डू। बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इस एक स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया जाता है कि आपके सिस्टम ने करना क्या है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। आप यहाँ पे फिर लिस्ट ऑफ सर्विसेज मेंशन करना शुरू कर देते हैं, वो जितनी भी सर्विसेज जो आपका सिस्टम प्रोवाइड करेगा उन सब की लिस्ट बना लेते हैं। बिहेवियर ऑफ सिस्टम रिलेटेड टू सिस्टम फंक्शंस। अच्छा, तो ये बात याद रखें कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ये बेसिकली जनरल ऑडियंस रीड करती हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हमेशा इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि नॉन टेक्निकल पर्सन भी इन्हें अंडरस्टैंड कर सके। में आपकी डिफरेंट तरह की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आती हैं, लाइक आपका इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि इंटरफेस किस तरह से होगा, उसकी इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी। देन आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन ये सॉफ्टवेयर बनवा रही है उसका कोई स्पेसिफिक रूल है, वो रूल आपको कस्टमर बता देगा कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये स्पेसिफिक रूल है और ये आपने लाजमी ऐड करना है। तो वो जो रूल होगा ना वो आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ऐड करेंगे। बेसिकली इसका फंक्शनैलिटी के साथ तो कोई लिंक नहीं होता, लेकिन बिजनेस रूल जो भी आपके पास आएगा वो आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट में मेंशन करना होता है। जैसे कि अगर कस्टमर आपको ये कह दे फिर आपकी जो वेबसाइट का फ़ॉन्ट है वो क्या नाम है, टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है कि जो भी चीज़ हमारे हम डॉक्यूमेंट करते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन में होती है, हम किसी और फॉर्मेट में उसको क्या नाम है डॉक्यूमेंट नहीं करते। तो इससे हट के भी अगर कोई भी स्पेसिफिक रूल आपके पास आता है तो वो बिजनेस रूल कहलाता है और बिजनेस रूल को आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ऐड करते हैं। देन आपके पास सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। अब सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोड करूँ कि आपके पास दो ग्रुप हैं, एक मैनेजर ग्रुप है और दूसरा कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। अब जो मैनेजर ग्रुप है वो क्या कर सकता है, आपकी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसे अप्रूव कर सकता है लेकिन उस रिक्वेस्ट को डिलीट नहीं कर सकता। और अब एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप क्या करती है कि वो रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं कर सकती लेकिन डिलीट ज़रूर कर सकती है। तो हर अथॉरिटी के कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, वो जो राइट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, और आप वो भी यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में मेंशन करते हैं। अब आपके जहन में ये चीज़ होगी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम लाते कहाँ से हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये चीज़ तब क्लियर होती है जब आप कस्टमर के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर हमने कहा है ना व्हाट सिस्टम शुड डू, तो वो बताएगा ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा सिस्टम ये करेगा। जैसे कि आप एटीएम देख लें,
तो एटीएम क्या है, किस तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम वहाँ पे जाके कैश को चेक करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, है ना, अकाउंट डिटेल लेते हैं, उसके बाद पासवर्ड चेंज करते हैं, पिन चेंज करते हैं। तो ये सारी जो भी फंक्शंस हैं, ओके, कैंसल, कैश विड्रॉ, ये जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ना, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कस्टमर ने बताया होगा कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो क्या करे कि कार्ड इंटर हो, वहाँ पे जस्ट वो कैश चेक कर सके, कैश विड्रॉ कर सके, कैश को ट्रांसफ़र कर सके। वो ये जो मेन मेन चीज़ें हैं जिनके लिए उसे बार बार बैंक में ना आना पड़े, वो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एटीएम पे देख ले अपने एंड पे, ठीक है। तो ये वहाँ से वो हैंडल कर ले। तो ये क्या है कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको किस तरह से पता चलें कि जब आप कस्टमर से डिस्कशन कर रहे थे तो आपने वहाँ से ये निकाल ली। फिर आपके पास आ जाती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? हाउ सिस्टम शुड बिहेव वाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस, के जो भी ऑपरेशंस, जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने बताई हैं, जब सिस्टम वो परफॉर्म करेगा तो सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। ये चीज़ आपको आगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब मैं एग्जांपल्स कोट करूँगा। बेसिकली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं। मोस्टली केसेस में, मोस्टली क्या, आपको कभी भी यूज़र ये नहीं बताएगा कि मुझे सॉफ्टवेयर से ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ये आपने खुद सेट करनी होती हैं। जैसे कि रिस्पॉन्स टाइम हो गया, तो यूज़र जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ठीक है, मैंने इस फॉर्म में ये डाटा ऐड करवाना है, डिलीट करवाना है, मैंने इसको अपडेट करवाना है, ठीक है। लेकिन वो ये एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि ये एडिशन, डिलीशन, अपडेशन वाला जो ऑपरेशन है बहुत फास्ट परफॉर्म हो रहा है, जो टीम बना रही है ना, उससे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कस्टमर। तो ये वो बताता नहीं है कि भाई मुझे एडिशन में इतना रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो उस फॉर्म पे मुझे इतना रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, जब अपडेट हो तो तब मुझे इतने दिन चाहिए। तो ये रिस्पॉन्स टाइम वो बताता नहीं, ये आप सेट करते हैं, ओके। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में एक बात और आती है, कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स रखते हैं कि आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें किस तरह से मीट किया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि रिस्पॉन्स टाइम एग्जांपल मैंने कोड की, तो अब आपने क्या करना होता है, ये कंस्ट्रेंट लगा देना है कि विद इन 2 सेकंड मेरा ये फॉर्म जो है अपडेट हो जाना चाहिए। ये 2 सेकंड जो है ना, ये कंस्ट्रेंट हो गया, ये लिमिट हो गई है। ये लिमिट्स होती हैं, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिट्स, के आपको स्पेसिफिक लिमिट लगा देते हैं कि ये काम जो है इतने टाइम में हो जाना चाहिए। जो अपडेशन वाला प्रोसेस है ये मेरा विद इन 10 सेकंड परफॉर्म हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आप क्या करते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर देते हैं कि वो इस तरह से मीट हो जाएं, इस टाइम पे मीट हो जाएं, इस वे में मीट हो जाएं, ओके। तो फिर ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, इन्हें क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। अब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कहने का क्या मतलब है कि रिस्पॉन्स टाइम को ही मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। आपका रिस्पॉन्स, आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है तो इट मीन्स कि क्वालिटी अच्छी है। आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं है, आप जिस तरह आप एटीएम करते हैं तो आप देखेंगे कि बाकी ब्रांचेस का तो मुझे पता नहीं, यहाँ सिटी में जो एचबीएल वाली मशीन है ना वो स्लो है। तो आपने जब भी करना होगा, एटीएम करना होगा, तो आप कहेंगे यार एचबीएल वाली मशीन की तरफ नहीं जाते, वो बहुत स्लो है, एमसीबी से कर लेते हैं या अस्करी वाली ब्रांच से कर लेते हैं, अलाइड वाली ब्रांच से कर लेते हैं, किसी और ब्रांच से कर लेते हैं, लेकिन वो स्लो है, वहाँ टाइम वेस्ट होगा, इतना नीचे जाने का मकसद नहीं है। तो ये क्या होता है, क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो आप क्या क्या करेंगे कि उस चीज़ को यूज़ भी करना पसंद नहीं करेंगे। तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप इससे हट के अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कि आप ऑनलाइन कोई भी फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हैं, अब फॉर्म फिल करते करते क्या हुआ कि सिस्टम हैंग हो गया। सिस्टम हैंग हुआ और रिकवर जब हुआ तो वो इतना बड़ा फॉर्म था, आपने इतना रिसर्च करने के बाद आपने फिल आउट किया हुआ था, तो वो सारा डाटा जो है वो ज़ाया हो गया। तो अब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको नहीं पता होती, तो आप सर्च वगैरह करके तो फिर ऐड करते हैं फॉर्म में।
अब आपको दोबारा से ये काम करना पड़ेगा, दोबारा से चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, तो आपका टाइम लगेगा। तो आप कभी भी उस वेबसाइट पे जाना प्रेफर नहीं करेंगे। तो आपका जो सिस्टम है वो इस तरह से होना चाहिए कि हैंग होने के बाद जब वो रिकवर हो तो बैकएंड पे इस तरह से प्रोसेस हुआ होना चाहिए कि वो आपको डाटा रिकवर हुआ हुआ मिले, आपका डाटा फिल आउट हुआ हुआ फिर आपके सामने आए। ठीक है, हैंग हुआ, आपने रीलोड किया तो डाटा जो है आपका ज़ाया नहीं हुआ। तो वो क्या है, ये क्वालिटी है, क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। अब ये चीज़ें जो होती हैं ये फिर आप यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा होता है और ये चीज़ें आपने ऐड करनी होती हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि रिलायबिलिटी आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिटी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, सिक्योरिटी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, पोर्टेबिलिटी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेबिलिटी, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। और इन्हें फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इन्हें आप एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते ना। आपने यूज़र से बात वगैरह की, ठीक है, आपने उसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस नहीं कर रहे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट किस तरह किया जाता है, इन्हें बाई ट्रायल एंड एरर फाइंड आउट किया जाता है कि कोई एरर आएगा फिर आपको पता चलेगा। जिस तरह के यूजेबिलिटी है, तो यूजेबिलिटी क्या होगी ये आपको किस तरह पता चलेगा, सिस्टम को यूज करेंगे तो यूजेबिलिटी पता चलेगी ना। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट के एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे बुक सर्च करने का फंक्शन है। तो यूज़र जो है वो किस तरह से बुक को सर्च करेगा, इनपुट क्या वो देगा, ऑथर नेम देगा। जब वो ऑथर नेम इनपुट करेगा तो सिस्टम उसको क्या आउटपुट देगा, डिटेल ऑफ ऑथर बुक्स, उस ऑथर की जितने भी बुक्स हैं उन सब की लिस्ट, एंड द लोकेशन ऑफ दीज बुक्स इन द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में कौन कौन सी जगह पे ये लोकेटेड हैं वो लोकेशन भी बता देगा। ये आपका सिस्टम जो है रिस्पॉन्स करेगा उससे यूज़र को। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब आता है डॉक्यूमेंटिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कि इन्हें डॉक्यूमेंट किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे एक एटीएम की एग्जांपल है, कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ का जो ऑप्शन होता है हमारे पास उसे डॉक्यूमेंट किस तरह किया जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट 1 है कि हमने कैश विड्रॉ करवाना है। इसकी यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि कैश विड्रॉ किस तरह होगा, ये फंक्शन है क्या और क्या फंक्शनैलिटी देगा। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कैश विड्रॉ फंक्शन है ये क्या करेगा, डिटरमाइंस द टाइप ऑफ अकाउंट दैट द यूज़र हैज़ एंड द अकाउंट नंबर। ये इन दोनों चीज़ों को कि अकाउंट कौन सी टाइप का है, सेविंग है आपका अकाउंट या दूसरा आपका करंट अकाउंट है, फिर अकाउंट नंबर क्या है, ये चीज़ें जो हैं जिससे कस्टमर जो है वो विड्रॉ करवाना चाह रहा है। अगर आपका अकाउंट जो है वो करंट है लेकिन आप सेविंग पे क्लिक कर रहे हैं तो वो डिटरमाइन करेगा ना। तो अगर ये वहाँ पे वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये भाई इसका तो सेविंग में इस तरह का अकाउंट नंबर ही नहीं है, तो अब अकाउंट नंबर नहीं है तो वो कैश विड्रॉ का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिटरमाइन करेगा, डिस्क्रिप्शन में हम बता रहे हैं। फिर दूसरा काम क्या है इसका कि ये बैलेंस चेक करेगा कि कस्टमर जो कैश निकलवाना चाह रहा है वो इसके अकाउंट में अवेलेबल भी है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो कहेगा कि ठीक है, वो प्रोसेस करवा देगा, अगर नहीं है तो एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन हमने जो भी फंक्शन होता है हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना होता है उसकी फंक्शनैलिटी को पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देन डॉक्यूमेंट किस तरह करना है यहाँ पे आ जाएं। अब देखें, सेलेक्ट विड्रॉ अमाउंट ऑप्शन, रिक्वायरमेंट 1.1, रिक्वायरमेंट 1 का फर्स्ट पॉइंट, इनपुट क्या हुआ, विड्रॉ अमाउंट ऑप्शन, वहाँ पे हमने क्लिक किया, आउटपुट क्या आई हमारे पास, यूज़र प्रमोटेड टू इंटर अकाउंट टाइप। अब अपने अकाउंट की टाइप वो बताएगा, सेविंग है या करंट है। ठीक है, देन उसने अपनी टाइप सेलेक्ट की, रिक्वायरमेंट 2 पे अब हाँ, रिक्वायरमेंट 1 क्या ऑप्शन 2 है। ठीक है, उसने टाइप को सिलेक्ट किया, करंट है या सेविंग है। इनपुट
यहाँ पे इनपुट वो मेंशन करेगा क्या, यूज़र ऑप्शंस आएंगे उसके पास, आउटपुट क्या होगी अब इस स्टेप के बाद, कि वो प्रमोट कर देंगे उसे कि वो अब जाए और अपनी स्क्रीन पे जाके अपने अमाउंट को इंटर करे। देन थर्ड स्टेप क्या होगा, रिक्वायरमेंट 1 के स्टेप्स बताए जा रहे हैं। थर्ड स्टेप पे गेट रिक्वायर्ड अमाउंट। अब यहाँ पे वो थर्ड स्टेप पे आ गया है, ठीक है। रिक्वायरमेंट 1 के स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि विड्रॉ वाला प्रोसेस जो है वो किस तरह से वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप पे हम खड़े हैं। थर्ड स्टेप पे अब वो कह रहा है कि अब आप इस स्क्रीन पे आ चुके हैं कि अब आपने यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है और फिर उसके अगेंस्ट क्या होगा, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी। यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। अगर तो यूज़र के अकाउंट में सफिशेंट अमाउंट है तो वो क्या होगा, विड्रॉ हो जाएगी, अदरवाइज एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा। देन आपके पास आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन है, लाइक फर्स्ट वन इज कंसाइज। आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट बहुत कंसाइज होना चाहिए, इसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीटनेस नहीं होनी चाहिए, वही बातें जो हमने पीछे डिस्कस की थी। तो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कोई भी रिक्वायरमेंट किसी दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ कोई कंफ्लिक्ट नहीं रखती हो, हर रिक्वायरमेंट अपना एक मीनिंग रखती हो, अपना एक रोड मैप रखती हो। ओके, इसमें करेक्टनेस होनी चाहिए कि जो चीज़ एसआरएस में बताई जा रही है वही कस्टमर डिज़ायर करता है, कि जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट बताई थी वही हमने एसआरएस में डिफाइन की है भाई। ऐसी बात नहीं है कि कस्टमर ने कुछ बताया था और हमारा एसआरएस कुछ बता रहा है। करेक्टनेस है। ओके, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए आपके एसआरएस में किसी भी रिक्वायरमेंट को लेके। इससे मुराद ये होता है, एम्बिग्विटी से मुराद ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो एक यूनिक मीनिंग रखती है। लाइक आप अपना एसआरएस 10 बंदों से रीड करवाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से डॉक्यूमेंट हुई है कि एक पर्सन उस रिक्वायरमेंट का कुछ और मीनिंग ले रहा है, थर्ड पर्सन जो है वो उस रिक्वायरमेंट का कुछ और मीनिंग ले रहा है, जो फिफ्थ पर्सन है वो उस रिक्वायरमेंट को कुछ और तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट का यूनिक मीनिंग होना चाहिए, 10 लोग उस रिक्वायरमेंट को उसी तरह से अंडरस्टैंड करें जिस तरह से आप बताना चाह रहे हैं। तो इसके लिए होता क्या है कि अगर कोई वर्ड जो एम्बिग्विटी रखता हो उसका आप एग्जैक्ट मीनिंग अपने एसआरएस में डिफाइन कर देते हैं कि मैं इस वर्ड को अपने एसआरएस में इस कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ताकि क्लैरिटी हो जाए, कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे। उसके बाद आपका एसआरएस जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड से मुराद ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को वेल डॉक्यूमेंट किया जाए, आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मॉडिफाइएबल हों। जब मॉडिफाई करें ना आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को, कहीं पे भी मॉडिफिकेशन जो है वो अक्कर हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पूरा एसआरएस जो है वो चेंज करना पड़े। बस वो जो मॉडिफाइड एरिया है ना आपको वहीं पे मॉडिफिकेशन करनी पड़े। और आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट ए है और रिक्वायरमेंट ए जो है वो डिपेंड करती है बी और सी पे भी, ये क्रॉस रिक्वायरमेंट्स होगी आपके पास। तो अब आपने क्या कर देना है कि अगर आप रिक्वायरमेंट ए में चेंज कर रहे हैं तो ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट बी और सी में भी चेंज आएगा, वो डिपेंड कर रही है ना। तो आप उनमें भी क्लियर मॉडिफिकेशन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि जस्ट रिक्वायरमेंट ए में चेंज कर दिया और बी और सी उसी तरह रहने दिया। स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए। इंडेक्स से जो चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट पे जो डिपेंडेंट चीज़ें हैं वो चेंज हो जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ना, अगर आप अपनी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अपने एसआरएस में, तो आप अपने एसआरएस को वही एसआरएस नहीं लेके चल रहे होते कि ठीक है वो एसआरएस, आप अपने एसआरएस के डिफरेंट क्या कर लेते हैं, वेरिएंट्स बना लेते हैं कि वेरिएंट 1 मेरा एसआरएस का ये था, वेरिएंट 2 में जब मॉडिफिकेशन हुई, ये कहते हैं कि इंडेक्स बना लेते हैं ना अपने एसआरएस का, कि वेरिएंट 2 में जब चेंजेस हुए तो वो ये चेंजेस हुए। और ये भी आप अपने पास रख लेते हैं कि ये कौन से पर्सन के बिहाफ पे हुए हैं, कौन से पर्सन के रेफरेंस की पे हुए हैं,
ताकि जब बाद में कस्टमर ये ना कहे कि कस्टमर ने कहा कि भाई मैंने तो चेंज करवाया ही नहीं था, ये तो आपने खुद से वेरिएंट बनाया हुआ है, मैंने तो नहीं कहा, मुझे तो नहीं याद आ रहा। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास ना रिकॉर्ड में होना चाहिए कि ये जो चेंज हुआ था किस वजह से चेंज हुआ था, ये जो न्यू वेरिएंट बना है, मैंने एसआरएस का जो नया वेरिएंट बनाया है, इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि ये बेस बनी थी, ये प्रॉब्लम बनी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे वेरिएंट 2 में हमने यहाँ पे चेंज किया है। इस तरह जितने भी आपके वेरिएंट बनते हैं वो मॉडिफाइड एबल होने चाहिए, इजीली आप उन्हें मॉडिफाई करें। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको नया एसआरएस बनाना पड़ रहा है। वेरिएंट चेंज हो रहे हैं लेकिन इंडेक्स स्ट्रक्चर वही आ रहा है। ओके, फिर आपके पास आ जाता है ब्लैक बॉक्स व्यू। ब्लैक बॉक्स व्यू ये होता है, इसमें आप टेक्निकल चीज़ों को यूज़ नहीं करते। टेक्निकल चीज़ों को क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि एसआरएस आपके और कस्टमर के साथ लिंक करता है। कस्टमर आपका नॉन टेक्निकल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है? तो वो जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर आप टेक्निकल वर्डिंग यूज़ करेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो ये बातें तो कस्टमर के सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, वो रिक्वायरमेंट्स को क्या क्लियर करेगा, ठीक है? तो वर्डिंग जो है वो कस्टमर के अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, नॉर्मल वर्डिंग होती है, टेक्निकल वर्डिंग से हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। फिर जो दूसरी बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे हम ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारी जो आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनैलिटी है वो ठीक परफॉर्म हो रही है कि नहीं, बॉक्स के अंदर किस तरह से फंक्शनैलिटी हो रही है, ये टेक्निकल लोगों का काम है, ये कस्टमर का काम नहीं है। जैसे कि लॉगिन फॉर्म है, तो लॉगिन फॉर्म लॉगिन कर रहा है नहीं कर रहा, ये हमने चेक करना है। वो बैकएंड पे किस तरह से कोडिंग हुई है, कौन सा फॉर्म किस फॉर्म के साथ लिंक है, ये कस्टमर का काम नहीं है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल लोग हैंडल करेंगे। कस्टमर का काम जस्ट ये है, वो ये देखे कि लॉगिन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है? देन आपके पास आ जाता है कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी। यूज़र क्या करे कि इजीली रीड आउट कर सके, ठीक है? उसके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, वही बात है, टेक्निकल वर्डिंग्स आप यूज़ नहीं करेंगे। वेरीफाइएबल का मतलब ये होता है कि जब आपका कस्टमर सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा होता है, उसके पास पूरा एसआरएस होता है। अब जो वर्डिंग आपने वहाँ पे जो फंक्शंस मेंशन किए कि भाई मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना वो ये काम कर सकता है, ठीक है? अब जब वो परफॉर्म कर रहा है ना फंक्शनैलिटी, तो वो वाकई ही वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपने कोई मेन पॉइंट मेंशन किया हुआ है लेकिन वहाँ पे आपने इम्प्लीमेंटेशन में उसे क्या किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, वो वेरीफाइएबल नहीं है, ठीक है? तो आपने वेरीफाइबिलिटी देनी होती है। देन आता है प्रॉब्लम्स विदाउट एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि विदाउट एसआरएस डॉक्यूमेंट अगर आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो 99% चांस होते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपने कस्टमर के साथ मीटिंग्स कम की हैं, रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, हवा में बातें हो रही हैं, ठीक है? वो आप एक टाइम के बाद बंदा थोड़ा बहुत बंदे को बात याद रहती है, क्लियर कट बात याद नहीं रहती कि मैंने उसके साथ जब मीटिंग की थी तो मैंने बात क्या डिस्कस की थी। एक पॉइंट आपको याद रहता है और उसी पॉइंट को आप लेके चल रहे होते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन नहीं होता, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को वो मीट नहीं कर रहा होता, ठीक है? तो फिर वहाँ पे आपके फेलियर चांस ज़्यादा होते हैं। देन प्रॉब्लम्स विद अनस्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशंस। अगर अनस्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशंस होंगी तो फिर क्या होगा? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंट, मॉडिफाइबिलिटी कम होगी, ज़रा वेरिएंट्स बनेंगे ना, तो अब आपका अनस्ट्रक्चर्ड है, आपने वेरिएंट्स बनाए ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया आपने डॉक्यूमेंट को, इसी तरह जा रहे हैं। अच्छा 12 चेंजेस कर दिए और आपको याद ही नहीं है कि मैंने 12 चेंजेस किए थे, क्यों किए थे, ठीक है? और अगर आपने अनस्ट्रक्चर्ड है और आपने एक चेंज किया और वो एक चेंज जो है आपके सॉफ्टवेयर में 10 और चेंजेस करवा रहा है, तो कहीं पे आपने बस एक चेंज करके छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर्ड ही नहीं किया, और वो आपको कैसे ट्रेस होगा कि मैंने वहाँ पे भी 9 जो बाकी जगह बचती हैं वहाँ पे भी मैंने चेंज करना है। तो जब डॉक्यूमेंट आपका स्ट्रक्चर्ड होगा तो ये आपको चीज़ क्लियर होगी कि ये जो रिक्वायरमेंट है इन 9 रिक्वायरमेंट्स पे भी डिपेंड करती है, अगर मैंने यहाँ पे चेंज करना है तो इन 9 जगहों पे भी मैंने चेंज करना है, ठीक है? वही बात है दोबारा से कि
मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स में एम्बिग्विटी होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, इनकम्प्लीटनेस होगी, तो फिर सॉफ्टवेयर के ना फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है ना, डॉक्यूमेंट तो हुई हैं लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड हैं, तो फिर उसका मकसद नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।